खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, इन पंक्तियों को शायद ही कोई भूल सकता है। वहीं इन पंक्तियों को एक बार फिर से दोहराया है ऋतिका पाटीदार ने। ऋतिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अपना आइकॉन बनाया और पत्नी, बहू व मासूम बेटे के लिए मां का फर्ज निभाते हुए एमपीपीएससी का रण जीत लिया है। देखिए एमपी न्यूज की ये खास पेशकश। कौन कहता है कि पंखों में जान होती है? हालांकि पंख से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। हम बात करेंगे, अभी फ़िलहाल में हमारे साथ में ऋतिका पाटीदार जी मौजूद हैं। अभी आपका हाल फिलहाल में चयन हुआ है। कितना संघर्ष रहा है इस पूरे समय में? क्योंकि आपको बताते हैं कि झांसी की रानी के तौर पे जाना पहचाना भी जाता है और काफ़ी एक मेहनत के साथ आपने ये जो मुकाम हासिल किया है। क्या लगता है किस प्रकार से जो है पूरा संघर्ष की कहानी क्या है आपकी? सबसे पहले जिससे आपने झांसी की रानी का नाम लिया, वो मेरे लिए आइकन थी। जो मेरी सफलता है उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मतलब मैं कहना चाहूँगी, श्रेय देना चाहूँगी। जिस तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर युद्ध लड़ा, उसी तरह जब मेरा एक्चुअल में जब मैंने परीक्षा दी थी तब मेरा 1.5 महीने का बेटा था। तो उस समय मैं मोटिवेट थी कि जब वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध कर सकती हैं अपने बेटे के साथ, तो मेरे लिए एक एग्ज़ाम पास करनी है और मेरा बेटा अगर मेरे साथ ही है, घर पर है, तो मैं ये कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अपना आइकन बनाया। और रही बात मेरे संघर्ष की, तो मैंने वर्ष 2015 में पहला अपना पीएससी का प्रयास किया था और उसी में मुझे सफलता मिल गई थी। और वर्तमान में मैं जिस पद पर हूँ वो वर्ष 2015 की पीएससी से वर्ष 2017 में चयन मेरा हुआ था। और उसके बाद जैसे 16-17 में लगातार क्रैक करती रही और वर्ष 2017 में मेरा डिप्टी कलेक्टर की वेटिंग रही थी। मैं कुछ नंबर से रह गई थी, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा था कि मेरा कुछ पॉइंट से मैं पीछे रह गई हूँ, क्योंकि मेरे अंदर रुकने का नाम मैंने नहीं लिया था, क्योंकि सिर्फ मेरा टारगेट था डिप्टी कलेक्टर बनना। तो फिर मैं लगातार प्रयास करती रही। वर्ष 2019 की बात है। मेरा चूँकि उस समय डिलीवरी हुई थी और 1.5 माह का मेरा बेटा था और पीएससी का नोटिफिकेशन आ गया था। उसमें मैंने ये सोचा था कि मुझे करना है, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके पढ़ाई की। मम्मी और मेरी सासू माँ इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे, क्योंकि वो पूरी तरह से रेस्ट करने का मोमेंट होता है, उसमें हमें आराम करना होता है और मेरी सिजेरियन डिलीवरी थी। लेकिन मेरा था कि मुझे करना है और शायद ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास वापस कब आएगी। तो मैं अपना जो भी प्रिकॉशंस के साथ पढ़ती थी। 1.5 माह में बेटा था मेरा जब मैंने प्रीलिम्स दिया था। वो सेंटर के बाहर था और मैं सेंटर के अंदर एग्ज़ाम दे रही थी। इसमें मेरे जो मेरा ससुराल परिवार है, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, विशेष रूप से मेरे पति, तीनों ने मेरा पूर्ण सहयोग दिया। मैं अंदर सेंटर पर एग्ज़ाम दे रही थी, तीनों मेरे बाहर मेरे बच्चे को देख रहे थे और इस तरह से मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। फिर वर्ष 2021 में मैंने मेंस दिया। जब मेरा बेटा चलने लग गया था, क्रॉल करने लग गया था, काफ़ी मुझसे वो बातें करने लग गया था, बोलने लग गया था। और जब मैं मेंस देने लगी, उसमें 6 पेपर कंटिन्यू होते हैं, एक लंबा उसमें सतत प्रयास चाहिए होता है। तो मेरे पति और मेरे सास-ससुर तीनों ने ही मेरे बच्चे को मतलब जैसे मेरे से दूर ले जाते थे ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ, कहीं घुमाने के लिए ले गए और 4-5 दिन आउट ऑफ इंदौर ले गए। फिर एग्ज़ाम से 15 दिन पहले मुझे एक कंटिन्यूस स्टडी चाहिए थी। उसमें मेरे पति ने, चूँकि वो भी एक शासकीय अधिकारी है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर है, उन्होंने अपने ऑफिस से लीव लिया और 15 दिन के लिए वो मुझसे उसे दूर लेकर गए और मैंने कंटिन्यूस फोकस स्टडी किया। अपने मोबाइल एंड सब कुछ मिलना जुलना बंद किया और फिर मैंने पढ़ाई की मेंस की। सारी जो पिछली जो भी कमियाँ थी उसको एनालिसिस करते हुए, जितनी कमियाँ थी उनको दूर करते हुए मैंने मेंस दिया। और फिर अभी वर्ष 2023 में सितंबर में मेरा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के लिए भी मैंने बहुत तैयारी की, क्योंकि मैं पिछले इंटरव्यू में ही कुछ नंबर से मतलब एक फ़ासला रहा था 2016-17 दोनों में ही। तो फिर मैंने इंटरव्यू पर फोकस किया और वर्ष मतलब 2023 में ये परिणाम है कि मैंने डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। अभी की बात करें, जैसे जिस प्रकार से जो युवा पीढ़ी आज की, कई बार जैसे जब एग्ज़ाम होते हैं या फिर अगर वो एग्ज़ाम में अगर पीछे भी रह जाते हैं तो वो हार मान लेते हैं कहीं ना कहीं। क्या कहना चाहेंगे अभी फ़िलहाल में जो यूथ है उनके लिए, आपके लिए क्या संदेश रहेगा ताकि वो आगे इस प्रकार से बारी बारी से सीढ़ी जो है लगातार आगे बढ़ने के लिए चढ़ते हैं? बिल्कुल, सबसे पहला यहाँ सफलता का मंत्र यह है कि धैर्यता, क्योंकि पीएससी एक राज्य का सबसे प्रतिष्ठित सेवा है और इसमें धैर्यता, लगनता, मेहनत सभी का यह मिला जुला रूप होता है।
अंदर आपके आत्मविश्वास है तो मुझे लगता है आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने 2017 में पास कर लिया था। क्लास 2 एक सम्मानित पद है वित्त सेवा का यह। लेकिन मेरा जो एम था डिप्टी कलेक्टर बनना, और मैं ये चाहती थी कि मैं समाज में महिलाओं, बच्चों और हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो यही एकमात्र पद था जिससे मैं जाना चाहती थी। इसीलिए मैंने डिप्टी कलेक्टर के लिए लगातार प्रयास किया। तो मैं युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहूँगी कि आप अपनी असफलता से निराश ना हो। कुछ समय के लिए अगर आप को लग रहा है, लेकिन आपको ऐसे स्रोत जैसे आपको जो मोटिवेट कर रहे हैं उनको फॉलो करना होगा। अपने आप को मोटिवेट रखें और लगातार किसी भी सफलता को पाने के लिए शॉर्टकट नहीं होता है। मैं बोलूँगी सबसे टफेस्ट वे जो होता है, कठिन मार्ग होता है, उसको आपको चुनना होगा। और अगर आपने चुन लिया है ना, तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी, ये मेरी गारंटी है। हमेशा मैंने सुना था कि ये जो कोटेशन पढ़ते हैं कि प्रयास कीजिए होगा, प्रयास कीजिए होगा, लेकिन वो मैंने प्रूव किया है कि और कहा भी जाता है कि एक बहू के लिए यह सब मुश्किल होता है। लेकिन मैं बताऊँगी कि मैं एक बहू, एक बेटी और साथ ही एक माँ के रूप में हूँ। तो ये तीनों ही भ्रांतियाँ कि एक बेटी, माँ, बहू या लड़की नहीं कर सकती, इन भ्रांतियों को तोड़ते हुए मैंने आज 9th रैंक हासिल की है। आपने बताया कि जिस प्रकार से आपकी जो सासू माँ थी, उसके साथ आपके जो पति हैं, उनका भी खासा सहयोग रहा। क्या लगता है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आप किसको देना चाहेंगे, अगर बात करें जैसे अगर आपके सपोर्ट की? मैं इसमें नंबर डिवाइड कर ही नहीं सकती, ये मेरे लिए बहुत ही कठिन प्रश्न है क्योंकि मेरे पति के साथ ही, पति ने जैसे मुझे मोटिवेट किया, वैसे ही मेरी सासू माँ ने मुझे फ्री करके रखा था कि लोग क्या कहेंगे इस पर आपको फोकस नहीं करना है। साथ ही मेरे ससुर जी सबसे बड़ा विशेष रूप से सहयोग, क्योंकि धैर्यता, लगनता, मेहनत उनसे मैंने सीखा है। वो भी एक सफल शासकीय अधिकारी रहे हैं। तो मैं तीनों को ही इसका बराबर श्रेय देना चाहूँगी। साथ ही मैं लकी चार्मिंग के रूप में अपने बेटे का उल्लेख करूँगी कि वर्ष 2019 के बाद आया और उसी के बाद मैंने ये डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया। जो प्रशासनिक पद होता है वो काफ़ी एक ऐसा सम्मानित पद होता है। वहाँ पर अधिकतर ऐसा व्यक्ति पहुँचता है जो कहीं ना कहीं जो एक योजना होती है, जो सरकार की योजना होती है, उसको पाने के लिए या फिर कहीं ना कहीं से वो परेशान होकर भटकता हुआ वो जो है अधिकारी तक पहुंचता है। तो क्या लगता है वहाँ पर जो पहुंचने वाला व्यक्ति है वो सबसे पहले जो है अधिकारी उसकी सबसे पहले सुने? तो क्या लगता है आपको कि ये जो पहुंचने वाले जो लोग होते हैं उनका किस प्रकार से वहाँ का रूप देख सकते हैं, उनकी किस प्रकार से मदद हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग वहाँ से मदद लेके जाएं? क्योंकि अभी फ़िलहाल की बात करें, इंदौर में लगातार जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी काफ़ी अच्छी मदद यहाँ पर धीरे धीरे देखा जा रहा है। दिव्यांगों की बात करें या फिर कोई ऐसे बच्चे जो कोविड में अपने माता पिता को खो चुके हैं, उनकी भी सरकारी योजना मदद हो रही है। तो क्या लगता है ऐसे व्यक्ति की सबसे पहले पायदान पर लाके उनकी मदद होना चाहिए? जी बिल्कुल, निश्चित ही। मैं बताना चाहूँगी, मैं एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से हूँ। मेरे परिवार में एक संयुक्त परिवार है और मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी, मतलब मैं चौथे नंबर की बेटी हूँ। हमारे यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने विपरीत परिस्थितियों और विषम परिस्थितियों में पढ़ते हुए शासकीय स्कूल हिंदी माध्यम से प्राप्त किया और ऐसे करके मैं यहाँ इस पद पर पहुँची हूँ। तो मैंने जो ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं होती है वो समस्याओं को अच्छे से पहचाना है और उन्हें दूर करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। और निश्चित ही मेरे कई ऐसे अधिकारी संपर्क में हैं जो बहुत ही अच्छा प्रशासनिक दायित्वों को निभा रहे हैं और प्रशासनिक कार्यों को कर रहे हैं। तो उनसे मैं इंस्पायर हूँ और निश्चित ही ऐसे अधिकारी बिल्कुल इस पद पर बैठते हैं और आज जो आम तबके के लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। शासकीय योजनाओं की बात है, कई ऐसे प्रोग्राम्स हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी के द्वारा चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और मैं उसमें सहयोग देकर इस सफलता को करना चाहूँगी, श्रेय देना चाहूँगी। ये हमारे साथ रितिका पाटीदार जी मौजूद थी जिन्होंने अभी हाल ही में जो है एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और यूपीएससी में उन्होंने जो एग्ज़ाम क्लियर किया है उसके बाद एमपीपीएससी में। तो कहीं ना कहीं इनका यही मानना है कि जो सफलता का मंत्र यही है कि आप हार ना माने, रात दिन आपको लगता है पूरे समय आप पूरी मेहनत करें और हार ना मानते हुए अपने जो आने वाला जो पीढ़ी है, अपनी जो सीढ़ियाँ अपन लगातार चढ़ रहे हैं उसको ना छोड़ते हुए कहीं ना कहीं लगातार आगे बढ़ते रहें। इस वक्त इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।